अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस होंगे, कुछ फॉर्मूले आएंगे, कुछ डेरिवेशंस होंगे, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन चलेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन बाय द गैस का। जनरल फॉर्मूला जो था वो था इंटीग्रेशन पीडीवी। इंटीग्रेशन पीडीवी लिमिट्स थी वी इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, ठीक। अब अगर कोई ऐसी प्रोसेस दी है जिसमें वेरिएबल वॉल्यूम नहीं, वेरिएबल टेम्परेचर है, टेम्परेचर का वेरिएशन जो है वो आपको दिया है, वॉल्यूम का वेरिएशन आपको नहीं दिया है, तो हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे वो आपको समझना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोसेस मान लेता हूं कि एक गैस जो है आपको सिस्टम में इस तरह से दिया है, एक जो गैस है वो n नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके, और उस गैस का टेम्परेचर T0 से 2T0 इंक्रीज किया जा रहा है, हीट सप्लाई कर रहे होंगे, उसका टेम्परेचर जो है T0 से 2T0 इंक्रीज किया गया। किस प्रोसेस के थ्रू? तो जो प्रोसेस दी है आपको, उस प्रोसेस की इक्वेशन दी है P = α/T। अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये प्रोसेस दी है, इनिशियल टेम्परेचर उसका T0 है, फाइनल टेम्परेचर 2T0 है, उस गैस सैंपल में n नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं आपको, और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। जब सिंपली लिखा हो वर्क डन तो भी आप उसको वही समझोगे कि वो क्या पूछ रहे हैं, वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। तो आप ढंग से समझो, हमें तीन चीजें यूज करनी होती हैं। एक तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है, दूसरा हमें प्रोसेस की इक्वेशन यूज करनी होती है, और तीसरा हमें यूज करना होता है आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। इन तीन का हमें यूज करना होता है, और जो भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन पीडीवी है, ठीक है। अब अगर पीडीवी को टी के टर्म्स में, dt के टर्म्स में, यहाँ पे वेरिएबल वॉल्यूम है, हमें वेरिएबल टेम्परेचर चाहिए, तो ऐसा करते हैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा PdV + VdP = nRdt। मैंने सब कुछ वेरिएबल माना है, अभी कुछ कांस्टेंट वगैरह कुछ नहीं माना है। प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, टेम्परेचर भी वेरिएबल है। तो सब जब पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया, v का डिफरेंशिएशन dv। अब आप पूछो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया, जनरल डिफरेंशिएशन है, ठीक। तो v का डिफरेंशिएशन dv प्लस v को एज इट इज छोड़ दिया, p का डिफरेंशिएशन dp = nRT का डिफरेंशिएशन dt। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अगर हम यहां से इसमें ये रिप्लेस करने की कोशिश करें PdV, तो ये आ जाएगा nRdt × VdP, ठीक है। अब जरा इसको भी सेटल करते हैं। तो जो प्रोसेस आपको दी है, थोड़ा प्रोसेस का भी यूज करेंगे अब हम। तो प्रोसेस जो दी है वो दी है P × T = सम कांस्टेंट अल्फा, ठीक। अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जरा आप इस इक्वेशन में पुट करो, तो P की जगह अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो P आ जाएगा α/T × V = nRT। तो V जो आ गया वो आपका मिल गया nR/α × T²। क्लियर, ठीक है। तो आपको V मिल गया। अब हमें dP और चाहिए। अब dP के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो P × dt + T × dP = 0। तो यहां से जो dP आ रहा है वो आपका आ रहा है -P dt/T। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। वर्क डन के फॉर्मूले में आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन PdV, ठीक। और हमें क्या करना है, हमें आपको जो टेम्परेचर का वेरिएशन दिया है, लिमिट आपको टेम्परेचर की दी है T0 से 2T0,
तो हमें प्रेशर भी टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना होगा और डीवी भी हमें टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना होगा। तो प्रेशर अब तो आपको टेम्परेचर के टर्म्स में क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, अल्फा अपॉन टी। सिर्फ ये जो डीवी है इसको हमें किसके टर्म्स में लिखना होगा, टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना होगा। तो उसके लिए पहले हम वॉल्यूम को टेम्परेचर के टर्म्स में लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है एन आर टी ओवर पी। पी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, वॉल्यूम आपका बन जाएगा एन आर टी ओवर पी। कितना है, पी है अल्फा अपॉन टी, तो ये बन जाएगा वी इक्वल टू एन आर टी स्क्वायर ओवर अल्फा। तो डी वी कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एन आर ओवर अल्फा तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू डी टी, और ये वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे। तो प्रेशर भी मिल गया आपको एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डीवी भी मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फिर हम टेम्परेचर की लिमिट इसमें पुट कर सकते हैं। तो जो वर्क डन आपका आ जाएगा, इंटीग्रेशन पी कितना है, पी है आपका अल्फा ओवर टी इंटू डी वी कितना है, तो डी वी है एन आर 2t ओवर अल्फा इंटू डी टी। लिमिट आपकी, लिमिट इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट से फाइनल टेम्परेचर 2t नॉट। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, इस टी से ये टी कैंसिल आउट हो गया, 2nr ये कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लिया। अंदर जो बचा वो सिंपली बचा इंटीग्रेशन dt और लिमिट्स t नॉट टू 2t नॉट। इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो सिंपली आएगा t, और लिमिट्स पुट करोगे तो 2t नॉट माइनस टी नॉट करोगे तो सिंपली बन जाएगा आपको t नॉट। तो वर्क डन बाय द गैस आ गया 2nr t नॉट, ये आ गया वर्क डन बाय द गैस। क्लियर। तो अगर आपको वॉल्यूम में वेरिएशन दिया है तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो इसको जिस चीज में, जिस वेरिएबल में आपको वेरिएशन दिया उस वेरिएबल में आपको पूरा कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में हमें जो वेरिएशन दिया था वो टेम्परेचर में दिया था, तो हमने पूरे इंटीग्रल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर। तो बेसिक फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा, फिर सिचुएशन के हिसाब से आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो इसमें क्या है, एक पिस्टन है, एक गैस चैम्बर है। ठीक है, गैस कुछ प्रेशर लगा रही होगी यहाँ पे, और ऊपर एक पिस्टन है, मासलेस पिस्टन है, पिस्टन में कोई मास नहीं है, और उसके ऊपर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। उस पिस्टन को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। इनिशियली स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ में, ठीक। अब हम इस गैस को हीट कर रहे होंगे, इसके अंदर कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे और इसके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से ये पिस्टन स्लोली ऊपर उठना शुरू होती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर ये पिस्टन अपनी पोजीशन से x ऊपर डिस्प्लेस कर जाती है तो वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस आपको फाइंड करना है। कोई प्रोसेस वगैरह नहीं बताइए कि किस प्रोसेस से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया। सिंपली ये कहा है कि जो पिस्टन है वो ऊपर कितना शिफ्ट कर रही है, x शिफ्ट कर रही है, और सब कुछ स्लोली हुआ होगा, तो वर्क डन बाय द गैस कितना होगा। ठीक है, तो आप जब देखो अंदर का आपको कुछ नहीं पता है, प्रेशर कितना है, कौन सी प्रोसेस है, कुछ नहीं पता है, तो आप सराउंडिंग से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वर्क डन गैस कर रही है वो किस पे कर रही है, वो सराउंडिंग पे कर रही है, तो उसका इफेक्ट क्या क्या होगा। ठीक है, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि ये जो m मास है वो अपनी पोजीशन से x ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी इस m मास की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। ठीक, पहली बात। दूसरा क्या हुआ है कि जब ये पिस्टन अपनी पोजीशन से x ऊपर शिफ्ट हो रही है, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में, और जब ये पिस्टन ऊपर x शिफ्ट हो जाएगी तो स्प्रिंग के अंदर x कंप्रेशन आ जाएगा, यानी कुछ एनर्जी स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और ये जो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, जैसे स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इस ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो ये आ कहाँ से रही है एनर्जी, ये आ रही है जो कि गैस वर्क कर रही है, गैस के वर्क डन की वजह से आ रही है। और क्या होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, पी नॉट। अगर इस पिस्टन का एरिया मान लेते हैं हम ए, तो एटमॉस्फेयर ने भी इस पर कितना फोर्स लगाया होगा, पी नॉट ए, तो उसके अगेंस्ट भी वर्क हुआ है। तो एक तरीका ये है कि हम इस तरह से इसको करें कि जो गैस वर्क कर रही है उससे हो क्या रहा है, उससे m मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इन
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m प्लस दूसरा क्या हो रहा है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस और क्या हो रहा है, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से जो फोर्स होगा तो उसके अगेंस्ट भी वर्क हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट प्लस वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी पी नॉट कह सकते हैं उसको, तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी, एम जी एक्स। स्प्रिंग के अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, कितनी एक्स्ट्रा, कितना इंक्रीज हुआ है, तो स्टार्टिंग में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी और के अगर एक्स कंप्रेस कर गई तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पी नॉट के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, तो पी नॉट ने कितना फोर्स लगाया, पी नॉट इंटू ए, और कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं हम एक्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स, इतना वर्क करना पड़ेगा। तो ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाई द गैस। आपको गैस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने सराउंडिंग की हेल्प से ये फाइंड कर लिया कि गैस ने कितना वर्क किया है, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, अगर आप गैस के थ्रू जाना चाहते हो तो गैस जो है वो कितना फोर्स लगा रही होगी, इसको आप कितना शिफ्ट कर रहे हो ऊपर, एक्स शिफ्ट कर रहे हो। तो अब हमने ये मान लिया कि ये जो पिस्टन है वो किसी जनरल पॉइंट वाई पे पहुंच चुकी है, यानी अभी तक कितना शिफ्टिंग हो चुकी है, वाई शिफ्टिंग हो चुकी है। अब इसको ढंग से समझना है, कितनी शिफ्टिंग हो चुकी है, वाई शिफ्टिंग हो चुकी है, ठीक। तो जब वाई शिफ्टिंग हो गई है तो स्प्रिंग भी कितना कंप्रेस हो गई होगी, वाई। तो पिस्टन पे अगर हम फोर्सेस देखें, पिस्टन पे फोर्सेस देखें, पिस्टन पे कितने फोर्स लग रहे होंगे हर इंस्टेंट पे। ढंग से समझना है, जब प्रोसेस बहुत स्लो होती है तो हर इंस्टेंट पे सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होता है, और इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है नेट फोर्स उस पर क्या होगा, जीरो। तो अभी ये अपनी इस पोजीशन से ऊपर कितना शिफ्ट हुआ है, सिर्फ वाई। तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे इस पर, ऊपर से एक तो फोर्स लग रहा होगा आपका स्मॉल एम जी, वाई शिफ्ट हुई है ऊपर पिस्टन, तो स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया होगा, के वाई, ठीक। और तीसरा फोर्स जो लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लग रहा होगा, और वो कितना होगा, वो होगा पी नॉट इंटू ए। यानी ये दो फोर्स तो कांस्टेंट है, वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करेंगे कि पिस्टन की पोजीशन क्या है, लेकिन ये जो फोर्स है, जो स्प्रिंग का फोर्स है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पिस्टन कितना शिफ्ट हुई है। पिस्टन अगर वाई शिफ्ट हुई है तो के वाई फोर्स लगेगा, पिस्टन जब एक्स शिफ्ट हो जाएगी तो के एक्स फोर्स लग रहा होगा, ठीक। और हर इंस्टेंट पे सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसका मतलब इस इंस्टेंट पे जो गैस ने फोर्स लगाया होगा वो इन तीनों के समेशन के बराबर होगा। यानी किसी जनरल वैल्यू y पे फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी प्लस के वाई, ठीक। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दें dy, थोड़ा सा वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ पे dy, तो वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बाय गैस आपका हो जाएगा एफ गैस इंटू डी वाई। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जिधर फोर्स लगा रही है गैस उसी डायरेक्शन में आप उसको डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, तो वर्क डन बाई डी डब्ल्यू लिखते हैं क्योंकि स्मॉल वर्क डन बाई गैस है। तो ये आपका हो जाएगा पी नॉट ए प्लस एम जी प्लस के वाई इंटू डी वाई। और टोटल वर्क डन बाई गैस निकालने के लिए इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स 0 टू वाई की, वाई कितना ऊपर तक जाना है, एक्स तक जाना है, 0 टू एक्स। तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो पी नॉट ए कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स प्लस एम जी कॉन्स्टेंट है तो ये हो जाएगा एम जी एक्स प्लस के वाई जो है, के कॉन्स्टेंट है, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स पुट कर दोगे तो के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अगर आपको इस प्रोसेस से निकालना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये जो मेथड है ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली हमने गैस का प्रेशर, गैस का फोर्स देखा और उसको इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल लिया। और ये जो दूसरा वाला मेथड है ये इनडायरेक्ट मेथड है। हमने ये देखा कि गैस जो वर्क कर रही है, वो आखिर वर्क जहां का रहा है, ठीक है, कहाँ स्टोर हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, और जो वहां से फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसके अगेंस्ट वर्क करने में वो खर्च हो जा रहा है, ठीक है। तो वो हमने सारा इनडायरेक्ट तरीके से वो निकाला, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो काफ़ी कई बार लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, उसको आपको ढंग से समझना है। एक गैस है और गैस वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। ये पिस्टन है और ये मासलेस पिस्टन है, और ये जो जंक्शन है वो सरफेस एकदम स्मूथ है, परफेक्टली स्मूथ है, ठीक है। बाकी कहीं कोई एनर्जी स्पेंड होने का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो गैस एक्सपेंड कर रही है, किसी तरह से इस पिस्टन को रोक के रखा हुआ, कोई सपोर्ट से अचानक से वो सपोर्ट हटा दिया जाता है, तो ये गैस एक्सपेंड कर जाती है, वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है। तो जब गैस वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है तो कई बार पूछा जाता है वर्क डन बाई गैस क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आपको लग रहा होगा कि एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन है, तो वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव होगा, लेकिन इस केस में वर्क डन बाई गैस जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर वर्क गैस कर रही है सराउंडिंग पे, तो वर्क किस फॉर्म में जाके स्टोर हो रहा है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, गैस आपकी वर्क कर रही थी, वो वर्क किस किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट पुश करने में उस पिस्टन को यूज हो रहा था, स्प्रिंग को कंप्रेस करने में वो वर्क यूज हो रहा था, उस एम मास की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में वो वर्क यूज हो रहा था। कहीं ना कहीं तो वो दिखेगा वर्क। एनर्जी कंजर्वेशन जो है, एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट होते हैं। किसी सिस्टम पे वर्क करके आप उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हो, किसी सिस्टम से एनर्जी लेके आप वर्क यूजफुल वर्क उससे ड्राइव कर सकते हो। तो वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर गैस वर्क कर रही है तो वर्क जा कहाँ रहा है फिर, ठीक है। तो वैक्यूम के अगेंस्ट अगर कोई गैस एक्सपेंड कर रही है तो वैक्यूम कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा है जिसके अगेंस्ट वो वर्क खर्च होगा, वो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी गैस वैक्यूम में एक्सपेंड करती है तो वर्क डन बाय द गैस क्या होता है? जीरो। क्लियर? अब हम कुछ स्मॉल डेरिवेशंस करेंगे, कुछ फॉर्मूले प्रूव करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो फॉर्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं वो ये प्रूव करने जा रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो NCV dt के बराबर होता है, NCV डेल्टा T के बराबर होता है, ठीक। इसी को आप अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो du स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV dt स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करेंगे वो हम करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि हमको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और जब वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? जीरो। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में आप जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई करोगे वो सारी की सारी सिस्टम यूज करेगा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, क्योंकि वो कोई वर्क तो कर नहीं सकता है, पिस्टन फिक्स होती है उसमें। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करने जा रहे हैं वो कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस। और फर्स्ट लॉ यूज करने जा रहे हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस कितना होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम उसमें क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV कितना होगा? जीरो। अगर dV जीरो है तो इंटीग्रेशन PdV भी कितना होगा? जीरो। और यही क्या होता है? यही वर्क डन बाय द गैस होता है, ठीक। तो फर्स्ट लॉ क्या बनेगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए? दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू हीट सप्लाई इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर? ये फर्स्ट लॉ बनेगा, ठीक। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू होगा कितना? तो डेल्टा क्यू सिंपली क्या होता है? डेल्टा क्यू का जनरल फॉर्मूला होता है NC डेल्टा T। कोई भी प्रोसेस हो जनरल फॉर्मूला ये होता है, बस जो C है वो प्रोसेस के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वो क्या हो जाएगा? CV। तो इक्वेशन नंबर 1 ये फर्स्ट लॉ से आई है, और ये सिंपल आपकी हीट कैपेसिटी की इक्वेशन है, मोलर हीट कैपेसिटी की इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर कर देंगे तो डेल्टा U कितना आ जाएगा? NCV डेल्टा T, ठीक। अब हमने ये जो रिलेशन ड्राइव किया है ये हमने ड्राइव किया है आइसोकोरिक प्रोसेस लेके, लेकिन हम यहीं पर आर्गुमेंट ये देते हैं कि though we have derived this relation for isochoric process, but it is true in general for any kind of process, because internal energy is dependent on temperature only. It is a state function. It will not depend on the path. It will not depend on the process. Process और path ये दोनों एक ही बात है।
किस पाथ के थ्रू हम लेके जा रहे हैं अपने सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये आइडेंटिकल बात ये है किस प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहे हैं हम अपने सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट। पाथ का मतलब सिंपली ये होता है कि जो आपका पीवी ग्राफ होता है, पीवी ग्राफ में किस पाथ के थ्रू, कि स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आप किस पाथ के थ्रू लेके जा रहे हो, और उस पाथ की जो इक्वेशन होती है उसी को हम प्रोसेस की इक्वेशन कह देते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट डेरिवेशन हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। दो वी हैव ड्राइव्ड दिस रिलेशन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस बट इट इज ट्रू इन जनरल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस। अब जरा एक और डेरिवेशन करते हैं। Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, या Cp इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, कुछ भी आप लिख लो। Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इसको मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका नाम और क्या होता है? मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसमें हम जो प्रोसेस यूज करेंगे वो कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे? आइसोबारिक, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में ही आपको Cp मिलेगा। आइसोबारिक प्रोसेस में अगर कोई सैंपल है वो आइसोबारिकली हीटअप हो रहा है, तो जो हीट सप्लाइड होती है उस सैंपल में वो कितनी हो जाएगी? उस आइडियल गैस के सैंपल में NCP डेल्टा T। ये आपकी मोलर हीट कैपेसिटी की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय द गैस, इंटीग्रेशन पीडीवी होता है, लेकिन सिंस प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा? इंटीग्रेशन डीवी, और इंटीग्रेशन डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो वो डेल्टा वी आ जाएगा। ये होता है वर्क डन बाय द गैस। डेल्टा वी का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी की इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्या इक्वेशन होगी? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द गैस। डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं NCP डेल्टा टी। डेल्टा यू अभी हमने देखा है ये कि प्रोसेस कोई भी हो वो हमेशा कितना होता है? NCV डेल्टा टी। और वर्क डन कितना? वर्क डन है PdV। अब इस यहाँ पे डेल्टा टी है, यहाँ पे डेल्टा टी है, लेकिन ये यहाँ पे डेल्टा वी है, तो इसको जरा चेंज करते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे? अपनी आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। इसको अगर एक इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं अंडर आइसोबारिक कंडीशंस, तो आइसोबारिक कंडीशन में प्रेशर तो कैसे बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह, तो वो तो कांस्टेंट ही बना रहेगा। वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dV इज इक्वल टू N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। अब अगर इस प्रोसेस को इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो ये जो dV है, स्मॉल चेंज इन dV, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम में अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये लार्ज चेंज इन वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसी को आप डेल्टा V भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NR dt स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है, इसी को आप डेल्टा T भी लिख सकते हो। ठीक, तो PdV इक्वल टू कितना आ रहा है, या P डेल्टा V इक्वल टू कितना आ रहा है? NR डेल्टा T। तो यहाँ P डेल्टा V की जगह क्या पुट कर सकते हैं? NR डेल्टा T। तो ये हो गया NCP डेल्टा T इज इक्वल टू NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T कैंसिल, N कैंसिल, क्या बचा? Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये बन गया आपका मेयर्स रिलेशन। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। ठीक, अगर आप डेल्टा से डेरिवेशन नहीं करना चाहते हो, सिर्फ dV dt से डेरिवेशन करना चाहते हो, तो उससे भी हम कर सकते हैं। फिर से क्या कंसीडर करेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस, वही रिलेशन फिर से ड्राइव कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट लॉ लिखते हैं। पहले सिंपली dq लिखते हैं। हीट सप्लाइड dq इज इक्वल टू क्या, कितना होगा? NCP dt। क्योंकि आपकी प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस, तो जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो होगी एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है dq इज इक्वल टू हीट सप्लाइड
इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन DW। ठीक है, DQ कितना होगा तो NCP डेल्टा T है, DU कितना होगा तो NCV डेल्टा T होगा, DW कितना होगा तो DW होता है PdV। DW जो होता है वो क्या होता है PdV। ठीक, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, NCP dt इज इक्वल टू NCV dt प्लस PdW। ठीक है, जो DW होगा स्मॉल वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा PdV के बराबर होगा। अब जरा PdV को dt के टर्म्स में लिखेंगे तो इक्वेशन क्या होगी PV इज इक्वल टू nRT। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे प्रेशर अंडर आइसोबारिक कंडीशंस, यानी प्रेशर क्या है कांस्टेंट, तो V का डिफरेंशिएशन dV हो जाएगा इज इक्वल टू n कांस्टेंट R कांस्टेंट T का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। तो PdV की जगह क्या पुट कर देंगे nRdt, तो इस PdV को हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे हम nRdt। ये dt कॉमन लेके इस dt से कैंसिल आउट हो गया, n कॉमन लेके इस n से कैंसिल आउट हो गया, तो Cp इज इक्वल टू आया आपका Cv प्लस R, यानी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर। एक और डेरिवेशन करेंगे अब हम, और वो डेरिवेशन होगा आपका Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अब ढंग से आप देखो Cp बाई Cv गामा को डिफाइन कैसे किया गया है। गामा जो होता है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट वो होता है Cp बाई Cv, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में भी गामा को डिफाइन किया गया है। गामा जो होता है वो होता है 1 प्लस 2/f। ठीक, तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है ये। Cp माइनस Cv, अभी हमने एक रिलेशन मेयर्स रिलेशन फाइंड किया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R। ठीक है, अगर हमें गामा इंट्रोड्यूस करना है तो इस पूरी इक्वेशन को Cv से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा Cp बाई Cv माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन Cv। ठीक है, Cp माइनस Cv क्या हो जाएगा, Cp अपॉन Cv क्या हो जाएगा गामा, तो ये हो गया गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन Cv। तो Cv कितना आ गया, Cv आपका आ गया R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो आपको याद होने चाहिए, और कैसे वो आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखेंगे इसी में हम, कि अगर आपका जो गैस है वो एक यूनिक गैस नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो जब मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो इक्विवेलेंट मोलर मास कैसे निकालेंगे, Cv मिक्सचर कैसे निकालेंगे, उस मिक्सचर की Cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, Cp मिक्सचर कैसे निकालेंगे, और उस मिक्सचर का गामा कैसे निकालेंगे अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो अगर हम दो गैसेस के साथ डील करते हैं, मान लीजिए आपका गैस सैंपल है, ये पिस्टन लगी है और उसके अंदर दो तरह की गैसेस हैं। एक गैस मान लेंगे जिसके नंबर ऑफ मोल्स N1 मान लेंगे, दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल्स N2 मान लेंगे। एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M1 मान लेंगे, दूसरी गैस का कैपिटल M2 मान लेंगे, इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो एक गैस है गैस 1 जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N1, और उसका जो मोलर मास है वो दिया कैपिटल M1। दूसरी जो गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N2, और उसका जो मोलर मास दिया वो दिया कैपिटल M2। तो सबसे पहले जो सबसे इक्विवेलेंट सबसे सिंपल है वो है इक्विवेलेंट मोलर मास। मोलर मास ऑफ मिक्सचर वो कितना होगा, तो सिंपल फॉर्मूला एवरेज का N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो M1 जो फर्स्ट गैस है उसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो Cv1 है, और जो सेकंड गैस है उसकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो Cv2 है। तो Cv मिक्सचर कितना होगा,
तो ये भी सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ऐसे ही फॉर्मूला बनता है CP मिक्सचर का। ये 2 गैस, 3 गैस होती हैं तो इसमें क्या हो जाता है N3 CV3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इस तरह से, ठीक है। CP मिक्सचर का भी यही फॉर्मूला बनता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। एक तरीका और हो सकता है CP मिक्सचर निकालने का, मेयर्स फॉर्मूला यूज कर लो। अगर आप CV मिक्सचर पहले निकाल चुके हो तो उसमें R जोड़ दो आप सिंपली, तो क्या मिल जाएगा CP मिक्सचर मिल जाएगा आपको, ठीक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं वो है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे मिक्सचर का एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें ये फॉर्मूला मत लगा देना N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2, तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। ये जो फॉर्मूला आता है ये आता है CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। इसमें फॉर्मूला ये नहीं लगेगा कि N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2। इसमें फॉर्मूला सिंपली क्या लगेगा CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर, यानी गामा मिक्सचर अगर निकालना है तो पहले CP मिक्सचर निकालो, CV मिक्सचर निकालो और फिर उनका रेशियो निकालो, तो आपका आएगा गामा मिक्सचर। क्लियर।